तो आपके लिए मैं फिर से एक नए क्वेश्चन लेके आ गया हूँ बीए थर्ड ईयर के थर्ड पेपर पॉलिटिक्स के, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आने वाले हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। और चैनल पर पहली बार आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल तो मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आते हैं अपने टॉपिक तक। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? विश्व शांति के लिए इसकी देन का वर्णन कीजिए। गुट निरपेक्षता की नीति से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का परिणाम कीजिए। निर्गुट आंदोलन के विकास में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आइए हम देखते हैं इसके आंसर। गुट निरपेक्ष की उपलब्धियाँ, ठीक है, गुट निरपेक्ष की उपलब्धियाँ। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब तक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और इसका कार्यक्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। बेलग्रेड के प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था और सितंबर 1992 में जकार्ता में आयोजित 10वें शिखर सम्मेलन में आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या 108 हो गई। सदस्यों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ इस आंदोलन के कार्यक्षेत्र या कार्यक्रमों का भी विस्तार हुआ। उदाहरण के लिए हरारे 1986 शिखर सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष छेड़ने पर बल दिया गया। सन 1989 ईस्वी में बेलग्रेड में दूसरी बार आयोजित शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के बारे में विश्व भर में बढ़ती चिंता विशेष विचारणीय विषय रहा और ओजोन परत, परमाणु छीनन, बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाना तथा इसके फलस्वरूप मिट्टी का कटाव आदि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। इस प्रकार गुट निरपेक्ष की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। गुट निरपेक्षता के दोनों गुटों द्वारा मान्यता। गुट निरपेक्ष एक नई संकल्पना है। प्रारंभ में गुट निरपेक्ष देशों को एक कठिनाई से जूझना पड़ा कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाया जाए कि गुट निरपेक्षता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इसे एक स्वतंत्र तथा नई संकल्पना के रूप में मान्यता कैसे दिलाई जाए। शुरू में दोनों गुटों ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों पर विश्वास किया, पर सच्चाई यह है कि गुट निरपेक्ष देश, जिनमें भारत भी शामिल है, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद वर्षों तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। दोनों गुट यह मानते थे कि युद्धोत्तर विश्व में से किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया है और वह यह कि वह उनसे किसी एक के साथ गुटबंद हो जाए। उनका पूर्ण विश्वास था कि गुट निरपेक्ष एक ढोंग है, कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। फलतः दोनों ही गुट यह समझते थे कि जो भी देश गुट निरपेक्ष है वो वास्तव में एक दूसरे के गुट के साथ बंधा हुआ है। दोनों गुटों के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आया। साम्यवादी राष्ट्रों के दृष्टिकोण ने 1953 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद पहली बार यह बात स्वीकार की कि गुट निरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र है, बल्कि यह भी अनुभव किया गया कि विश्व की सभी मूलभूत समस्याओं के बारे में हुए पूर्ण सोवियत संघ और गुट निरपेक्ष देशों के एक से विचार हैं। पश्चिमी गुट ने तो 7वें दशक में जाकर गुट निरपेक्षता की नीति को मान्यता दी। कुछ गुट निरपेक्ष देशों को गुटबंद देशों के मन से संयम दूर करने तथा इस नीति के प्रति सद्भावना और सम्मान का वातावरण पैदा करने के प्रयास में जो सफलता मिली वह सचमुच सराहनीय है। दूसरा, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणित होने से रोकना। शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणित होने से रोकना। अनेक गुट निरपेक्ष देश दोनों गुटों तथा सर्वोच्च शक्तियों के बीच सद्भावना के लिए संपर्क के माध्यम के कम करने के लिए तैयार थे और दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षों के बीच भ्रम को दूर करने में भी सहायता मिली। कई बार उन्हें भी यह अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के कगार पर है।
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस दशा में पहुंचने से रोक दिया जिसमें सर्वोच्च शक्तियों के जानबूझकर उस राह पर चलने से शस्त्र युद्ध हो सकता था। तीसरा, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की दशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई उसमें उन्हें एक कदम भी सफलता नहीं मिली। फिर भी उसने लोगों को यह याद दिलाए रखा कि विश्व शांति को बढ़ावा देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र बढ़ाने की बैलगाड़ दौड़ कितनी खतरनाक है। गुटनिरपेक्ष भारत को यह देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगने के जो प्रस्ताव रखे थे वे 1963 ईस्वी में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुए। विश्व समाज के लिए खुले वातावरण का निर्माण। नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्तियों के चंगुल से निकालकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुटनिरपेक्षता ने प्रदान किया। गुटबंदी की विश्व राजनीति के दम घोटू राष्ट्र समाज में गुट निरपेक्षता ताज़ी हवा का झोंका लेकर आई। यह ताज़ी हवा ही खुले समाज के गुणों की मुक्त और खुली चर्चा के वरदान की मतभेद और रोष के समय भी संपर्क के रास्ते खुले रखने के महत्व की शीत युद्ध के कारण जो अनुदारताएँ और खराबियाँ पैदा हो गई थीं, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने उन्हें दूर करने के यथक प्रयास किए। इससे वर्तमान विश्व समाज कहीं अधिक खुला समाज बन गया। पाँचवां, अपनी राष्ट्रीय एकता के अनुरूप विकास के प्रतिमान। गुटनिरपेक्ष देशों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में यह एक है कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय साँचों और प्रकृति का आविष्कार किया। इस तरह भारत ने अपने समाज के समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरब राष्ट्रों ने अपने अरब समाजवाद का। छठा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप को रूपांतरित किया। गुटनिरपेक्षता की नीति और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को कुछ दृष्टियों में सदा के लिए रूपांतरित करने में सहायता दी। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष खंडों ने संयुक्त राष्ट्र संगठनों के छोटे राज्यों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिसमें छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व बढ़ा दिया जिससे सभी सदस्यों का बराबर स्थान मिल सके। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे समाप्त हुआ था। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स